जब तक कांग्रेस नहीं बनी थी ना, भारत की सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। कौन सी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाले इंडियन एसोसिएशन। देख भी लो, उस समय के मुद्दे उठा रही थी। इल्बर्ट बिल वाला मुद्दा उसने उठा लिया था, आईसीएस वाला मूवमेंट उसने उठा लिया था। इंडियन एसोसिएशन ने अपने अधिवेशन करने शुरू किए। क्या करने शुरू किए? पहले एक पार्टी बनी, पार्टी का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन। मतलब इंडियन एसोसिएशन आप यूं देख लो, उस समय इंडियन एसोसिएशन का मेंबर बनने की फीस थी 5 रुपए। कितनी थी? 5 रुपए देके कोई भी इंडियन एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है। दूसरी एक बड़ी पार्टी हुआ करती, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कौन सी? जो दोनों को मिला के बनाई गई थी। उसकी फीस थी 50 रुपए। उसकी कितनी थी? यदि आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मेंबर बनना है तो रुपए कितने दो? 50। ये उन दिनों की बात है जब भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। पर कैपिटा इनकम ही कितनी थी? उस समय एक पार्टी का मेंबर बनने के लिए आपको कितने देने पड़े? 50। तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी। उससे ठीक 10 गुना नीचे लेके आया था इंडियन एसोसिएशन। 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, मेंबर मेंबर मेंबर। कौन सी पार्टी का? इंडियन एसोसिएशन। कितने रुपए में? अब उन्होंने पहले पार्टी बना ली, पार्टी बनाकर अब अपने करेंगे मीटिंग। क्या करेंगे? मीटिंग नेशनल लेवल पर। किस पे? तो पार्टी का नाम बढ़ाया नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या बनाया? तो इंडियन एसोसिएशन की एक पार्टी बनी है, वो कौन सी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। वही बंदे देख लो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, सेम ही तो है। 1883 में पहले मीटिंग की। पहले मीटिंग कब की? क्योंकि उस साल इल्बर्ट बिल वाला मामला चल रहा था, तो उन्होंने पहले मीटिंग कर ली। और उन्होंने मीटिंग करके बड़े जोर शोर से अंग्रेजों को, भाई अंग्रेज ये करो ये करो ये करो, इस प्रकार की बातें की। अंग्रेजों को डर लगा। अंग्रेजों को लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मारेंगे, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मीटिंग करने लगे, और मीटिंग करके इस प्रकार की बातें करने लगे, अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन दिनों आपके नया नया गवर्नर जनरल आया था भारत में, डफरिन। कौन आया था? कौन आया? 1884 में लॉर्ड डिफरेंट गवर्नर जनरल आता है। लॉर्ड डफरिन ने आके देखा कि भारत में मामले चल रहे हैं। एक मामला तो इल्बर्ट बिल वाला चल रहा है, ये इल्बर्ट बिल की वजह से भारतीय नाराज है, और नाराज होकर मीटिंग और कर रहे हैं, और उन्होंने कर ली नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या बुला ली? डफरिन ने एक बंदे को बुलाया जो इंडिया में लंबे टाइम तक कलेक्टर रहा हुआ था, ए.ओ. ह्यूम। किस बंदे को बुलाया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को बुलाया। ए.ओ. ह्यूम को बुला के कहा कि ह्यूम, ये भारत में कुछ मूर्ख लोग पार्टियां बना बना के अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हैं। मैं तेरे को कहता हूं कि यदि भारत वालों को कोई समस्या है तो तू एक पार्टी बना, और जो समस्या मुझे बता, हल कर देंगे। तो डफरिन के कहने पे ए.ओ. ह्यूम ने एक पार्टी बनाई। उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अधिवेशन होता है। किसका? पता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बिसेंट वाली, उसका एक अधिवेशन होता है अडियार में। कहां पर होता है? अडियार की थी। अडियार में उसका मुख्यालय था, मद्रास के पास अडियार में। उस थियोसॉफिकल सोसाइटी के अधिवेशन में पढ़े लिखे भारतीय जाते, इंटेलिजेंट जो भारतीय थे वो जाया करते। उसमें ए.ओ. ह्यूम जाते हैं, और ए.ओ. ह्यूम जाके उसमें कहते हैं कि भाई इंडियंस, तुम्हारे में कोई तो पंचायती करता घूमता नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कोई पंचायती करता घूमता थियोसॉफिकल सोसाइटी में। जब तक पढ़े लिखे लोग एक जगह नहीं आएंगे, जब तक पढ़े लिखे लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक भारत का भला नहीं होगा। इसलिए तुम पढ़े लिखे लोगों को एक पार्टी बनानी चाहिए, और उस पार्टी का नाम रखना चाहिए इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम रखना चाहिए? ये बातें कहां की जा रही है? अडियार में। किसका सम्मेलन चल रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। कहां चल रहा है? अडियार में। कहां चल रहा है? अडियार। कब चल रहा है? 1884। कहां चल रहा है? सबने कहा वेरी गुड वेरी गुड, हम एक पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी का नाम होगा इंडियन नेशनल यूनियन, और पहली मीटिंग करेंगे पूना। कहां पर करेंगे? पर बाद में दो चेंज हुए। एक तो दादा भाई नौरोजी आए, और दादा भाई नौरोजी ने आकर इंडियन नेशनल यूनियन इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है नाम, इसका नाम रखो इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम रखो? क्यों यूनियन क्यों रखा, कांग्रेस क्यों रखो? तो कांग्रेस का मतलब होता है जनता। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब क्या होता है? हम जनता की पार्टी बना रहे हैं, जनता के हितों की पार्टी बना रहे हैं, इसलिए इंडियन नेशनल जनता, भारतीय राष्ट्रीय जनता। दादा भाई नौरोजी को पूछा आप कहां पढ़ के आ गए कांग्रेस का मतलब जनता? उन्होंने कहा अमेरिका से। कहां से पढ़ गया? अमेरिका की संसद को कांग्रेस ही बोलते हैं। अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? लोगों का थू थू यार, क्या पढ़ते रहते हो यार, कितना पढ़ लेते हो। तो किसके कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया? ये कांग्रेस शब्द कहां से लेके, कहां से लेके? पहली मीटिंग कहां करनी है? पूना। पूना में फैल गया उस साल प्लेग। क्या फैल गया? तो फिर कहा पूना के पास शिफ्ट कर दो थोड़ा, पूना से आगे बॉम्बे। तो फिर कहां पर मीटिंग की गई? बॉम्बे। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि यार हम
भारतीयों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भारतीयों की न्यूज ही नहीं आती। भारत वालों की क्या मांगे हैं, क्या मांगे नहीं है, इसका हमें पता नहीं चलता। अब हमें पता ही नहीं चलता तो हम वो करते ही नहीं। जब हम करते नहीं तो भारत वाले क्या करते हैं, आंदोलन। या हम कोई बिल लेके आए तो हमें ये पता ही नहीं कि इसमें इंडियंस का क्या एक्शन है, इसके अंदर क्या रिएक्शन है उनका। यदि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसकी हर साल मीटिंग होगी, उस मीटिंग में बैठ के बातें की जाएगी कि अंग्रेज जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। यदि वो बुरा है तो हमें पता चल जाएगा, तो हम उसमें क्या कर देंगे, सुधार। यदि वो अच्छा है तो हम उसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू। तो पढ़े लिखे भारतीयों का संगठन किसका, क्योंकि कानून तो पढ़ा लिखा ही समझ सकता है, अनपढ़ लोगों की इसमें आवश्यकता। बात पे ध्यान देना है। इस पे कौन से भारतीयों का संगठन, पढ़े लिखे। कौन से भारतीयों का, तो जब तक गांधी जी नहीं आ गए थे ना, कांग्रेस पढ़े लिखे भारतीयों का संगठन नहीं थी। इधर वाले जेब में 3 पेन टांगे हुए, इधर वाली जेब में 3 गुलाब के फूल टांगे हुए। पढ़े लिखे भारतीय 3 दिन के लिए इकट्ठे होते। कितने दिन के लिए, इंग्लिश बोलते सारे, बिस्लरी का पानी पीते, टाटा बाय बाय, अपना आप कोई लेना देना। अगले साल वापस 3 दिन के लिए इकट्ठे होते, वापस सेम प्रक्रिया अपनाते, फिर टाटा बाय बाय। ये तो आया बापू, और बापू ने आगा भाई साहब पॉलिटिक्स होती है ना वो 24/7 होती है। पॉलिटिक्स क्या होती है, 24 घंटे 7 दिन केवल राजनीति राजनीति राजनीति। ये करोगे ना तब पार पड़ेगी। पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए भाई साहब सड़कों पे उतरना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के लिए 24 घंटे पॉलिटिक्स की बात करनी पड़ेगी, तब जाके पार पड़ेगी। इसलिए भारतीय राजनीति में अनपढ़ लोगों को, भारतीय राजनीति में किसानों को, भारतीय राजनीति में मजदूरों को, भारतीय राजनीति में डिप्राइव सोसाइटी को कोई जोड़ने वाला बंदा था तो कौन थे, कौन थे। इसलिए गुजरातियों को पता है पॉलिटिक्स कैसे होती है। गुजरातियों को पता है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि कभी कभी यात्रा निकाल लें। आई समझ में, है ना। आप नरेंद्र मोदी को देखिए ना, 24/7 पॉलिटिक्स में ये बंदा, कि लक्षद्वीप भी गए हैं तो वो पॉलिटिक्स है, फोटो शूट भी कराए तो वो क्या है। राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या, कहां बन रहा है, मोदी जी चक्कर काट रहे हैं तमिलनाडु, कहां काट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को सबसे कम वोट तमिलनाडु में मिलते हैं, इसलिए वहां चक्कर काटे जाएं ताकि थोड़े मिले। आप नोटिस कीजिए, बीजेपी को साउथ इंडिया में वोट मिलते ही नहीं है। साउथ इंडिया में खाली है बीजेपी, एक भी राज्य के अंदर बीजेपी। कर्नाटक में आती थी, इस बार कर्नाटक में भी निकल गई। कर्नाटक में नहीं है वो तेलंगाना में नहीं है, वो आंध्रा के अंदर नहीं है, वो आपके केरला के अंदर नहीं है, किसी भी राज्य के अंदर वो नहीं। नॉर्थ में है, वो राजस्थान में है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, इधर नॉर्थ के अंदर खूब सारी है, हरियाणा के अंदर है, सब राज्यों के अंदर है। फिर भी मोदी जी के दौरे साउथ इंडिया में। मोदी जी के सारे दौरे कहाँ है, उनको पता है कि नया टारगेट कौन है, इसलिए अपने को वोट कहां से लेने हैं, नॉर्थ वाले तो दे ही देंगे। इनके जाने की आवश्यकता। गुजरातियों को पॉलिटिक्स आती है, गुजरातियों के अलावा किसी को पॉलिटिक्स ही नहीं आती। गुजरातियों को आती है, इसलिए अंग्रेजों के सामने खड़ा हो गया बापू। अब आती है तो ये खड़े हो गए 2 बापू, है ना, नरेंद्र मोदी, मोटा भाई। राहुल गांधी के साथ यही बात खराब है कि उसके सामने गुजराती है। उसके सामने कौन है, किसी बात की कोई रहम उनमें। पहले वाले जो बीजेपी के नेता थे उनमें ज्यादा गुजराती नहीं थे। गुजराती जब भी आया उसने भाई साहब बाद में कुछ ना कुछ किया है। ये गांधी जी उस टाइम कांग्रेस में कर रहे थे, ये अब कौन सी पार्टी में कर रहे हैं, बीजेपी। तो पॉलिटिक्स 24/7 है, पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब। ये नहीं कि आप कभी यूं मुंह उठाया आपने कहा अब सब थोड़े दिन में पॉलिटिक्स करता हूं, बाद में थोड़े दिन घर बैठूंगा, फिर थोड़े दिन पॉलिटिक्स करूंगा। पहले कांग्रेस ये कर रही थी, इसलिए 1920 तक कांग्रेस को कोई नहीं पूछ रहा था। 1920 में गांधी जी ने आने के बाद कहा भाई साहब सड़कों पर रहना है। तो 1920 के बाद में नेशनल मूवमेंट अचानक ऐसा क्या बढ़ता है कि अगले 27 साल में भारत ही आजाद हो जाता है। आप 1920 में आते हो, 1947 के अंदर भारत ही, और एक ही नेता दिखाई देता है पूरे नेशनल मूवमेंट में, गांधी गांधी गांधी, और कोई नेता नहीं थे। इनको सब वो ठिकाने लगा दिए थे, सरेंडर नोट बैनर्जी, हाथ जोड़ के घूम रहे थे। ये सरेंडर नोट बैनर्जी था, अंग्रेजों के खिलाफ सरेंडर नहीं किया था, बापू के खिलाफ किया था।
गांधी जी से खूब नाराज हो, कल का आया हुआ पॉलिटिक्स कर रहा है। बापू ने कहा मैं चक्री चढ़ा दूंगा तुम सबको, तुमको पॉलिटिक्स से बाहर नहीं फेंक दिया तो मेरा नाम बापू नहीं है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सबको आउटडेटेड किया था, जिन्ना को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, एनी बिसेंट को, ये सारे गालियां निकालते थे गांधी जी को। कल का आया हुआ हमारे ऊपर दादागिरी दिखा रहा है। बापू मन ही मन मुस्कुराएगा। वो आदमी जानता था कि भारतीयों की नब्ज कहाँ है, नाड़ी कहाँ है, उसको पकड़नी आती थी। उसको पता था यार सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आईएएस लगे हुए, इंग्लिश बोलने वाले, कोट पैंट के बटन ऊपर तक बंद करने वाले, भारतीय जनता कैसे जुड़ेगी? आम जनता को आप पास ही नहीं आने देते। आपको लगता नहीं नहीं तेरे मिट्टी लगी हुई, डस्ट लगेगी, मेरे को डस्ट से एलर्जी है इसलिए तू मेरे पास नहीं आ। बापू ने कहा अपने नागे रहेंगे, नागे जिंदाबाद, एक पे नीचे नीचे ऊपर अपने कुछ भी। आम पब्लिक को लगता है फकीर है, आम पब्लिक को लगता है आप जुड़ते हो। गांधी जी भयंकर पैसे वाले थे, भयंकर। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो कुछ थे ही नहीं, इसे भयंकर। भाई गांधी जी लंदन पढ़ के आए थे। कहां पढ़ गए उस टाइम? आज के 150 साल पहले। आप जयपुर आए, उसमें आपके घर वाले 3 बार गिनाते हैं दिन में, तेरे को 10,000 बेचते हैं, बर्बाद मत कर देना हमारे, गिनाते हैं। आप ये कह दो घर वालों को कि मुझे लंदन पढ़ने के लिए जाता, तो घर वाले उल्टा लटका नीचे बांसते लगाए आपके। हम बताते हैं तेरे को कहां जाना है कहां नहीं जाना है। तो बापू यार उस टाइम इस प्रकार की बातें कर रहा था। तो कांग्रेस को नए तरफ कोई लेके गए थे, तो वो कौन लेके गए थे बाद में? गांधी जी। ज्यादातर जो उस समय भारत के एजुकेटेड इंडियंस थे वो सारे आए थे, एक बड़े नेता नहीं आए थे इसमें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन नहीं आए थे? कौन नहीं आए? उनका उनको तो यार कल की पार्टी में क्यों जाऊं, मेरी खुद की पार्टी है, मेरी पार्टी है इंडियन एसोसिएशन। कौन सी है? और उसकी हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन सी करते हैं? उल्टा बनर्जी ने तो उधर कांग्रेस का कहां चल रहा है, बॉम्बे, सेम उसी दिन कलकत्ता में किया अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनका फेल कर दूंगा तुम्हारे कौन आ रहा है उधर? तो लेकिन कांग्रेस के आगे 72, कितने आगे? बनर्जी वाले में बनर्जी अकेले ही बैठे थे, टेंट तान के सुबह बैठे, आनंद मोहन बोस को गार्ड खड़ा कर रखा कि देख कोई आ रहा है क्या बाहर से, कि नहीं साहब कोई नहीं आ रहा है। फाइनली उन वाला फ्लॉप रहा, कांग्रेस वाला क्या हो गया, सफल, सक्सेस हो गया। बनर्जी ने शाम को, कांग्रेस वालों ने शाम को फोन करके मजे ले लिए बनर्जी का। और हमने सुना आप वाले में तो टेंट में भीड़ भयंकर थी, बाहर तक लोग बैठे हुए थे। बनर्जी का ना इतनी तो नहीं थी, एक्चुअली थोड़े सावों का टाइम चल रहा था, थोड़े कम ही लोग आए थे। सावा सावा जानते हो क्या होता है? सावा ब्याह का सीजन चलता है, ब्याह का सीजन होता है तो लोग कम आते हैं। मुझे याद है एक बार जयपुर में रैली थी, कोई नेताजी की रैली थी, उसमें लोग कम आए। अगले दिन अखबार में था कि लोग कम क्यों आए, कि सावों की वजह से। किसकी वजह से? आपको पता हो तो इस बार राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव थे वो पहले होने थे 23 को। कब होने थे? और बाद में हमने मांग की कि 23 को है सावा, 23 को क्या हमारे, इसलिए 23 को मत करो। कब करो? 25 को। भाई साहब खाने का मौका दो यार, मिठाइयां खाएंगे कि वोट डालने जाएंगे? इसलिए हम 23 को वोट डालेंगे नहीं। तो आपने देख लो खाने पीने के प्रति कितने जिज्ञासु, हमने चुनाव चेंज करवा दिए। 23 को नहीं करेंगे, कब करेंगे? 25 को। तो वैसे वैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी सावों के चक्कर में फेल हो गया, और ये कांग्रेस वाला क्या हो गया, सफल। इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से बड़े नेता ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनके खुद का अधिवेशन चल रहा है। किसका? नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस बनी है। कांग्रेस किस लिए बनी है? कि अंग्रेजों के राज में क्या सही है और क्या गलत है, इसके लिए बनी है। तो कहा भाई एक तो जांच करो कि भारत में जो राज चल रहा है वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है। कौन जांच करे? तो ब्रिटेन की सरकार जांच करो, अंग्रेज जांच करो। ब्रिटेन में राजा रानी का राज होता है वहां पे, तो कहा रॉयल कमीशन बनाया जाए। क्या बनाया जाए? किसके लिए? भारतीय शासन की जांच के लिए क्या बनाया जाना चाहिए? रॉयल कमीशन। ये मांग कौन कर रही है? कांग्रेस। भाई अंग्रेजों, डफरिन ने यही कहा था, पढ़े लिखे भारतीय बताओ क्या मांगे हैं, हम उन मांगों पे काम कर देंगे। तो पढ़े लिखे भारतीयों को हमें बता देंगे तो भारतीय जनता के काम हो जाएंगे। अच्छा, भारत का शासन होता कैसे था? तो भारत के शासन के लिए अंग्रेजों की विधि ये थी कि अंग्रेजों की सरकार में, अंग्रेजों की सरकार कहां पे रहेगी? लंदन। अंग्रेजों की सरकार में मंत्री होंगे। भाई एक राजा है वहां पे, राजा के नीचे खूब सारे कौन होते हैं? मंत्री। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, व्यापार मंत्री, भारत मंत्री। कौन सा मंत्री होता? लंदन की सरकार में कौन होता? भारत मंत्री। कौन होता? उसको बोलते भारत सचिव। क्या बोला करते? कौन होता? तो भारत के मामले संभालने के लिए इंग्लैंड की सरकार में एक मंत्री होता, उस मंत्री को क्या बोलते? भारत सचिव। क्या बोलते? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसके नीचे 15 लोगों की टीम होती। कितने लोगों की टीम होती? उस 15 लोगों की टीम को बोलते भारत परिषद। क्या बोलते? काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या बोला करते? कहां पर होगी काउंसिल ऑफ इंडिया? लंदन।
मंत्री कहां बैठा है? लंदन। तो काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहां होगी? लंदन। लंदन से वो ऑर्डर जारी करेगी, वो भारत में लागू होंगे। और सब ये क्या तरीका है? शासन भारत का तो ऑर्डर भी कहां पर जारी हो? भारत। शासन भारत का तो कानून भी कहां बने? भारत। लंदन से ऑर्डर लेने की कोई आवश्यकता, खत्म करो रे इसको तुम्हारे भारत परिषद को। अच्छा, लंदन से एक बॉडी ऑर्डर देगी, वो बॉडी कौन सी थी? काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर उस ऑर्डर को फॉलो कौन करेगा? तो भारत में होगा गवर्नर जनरल। भारत में कौन होगा? और उसके नीचे पूरी एक टीम होगी, केंद्रीय विधानसभा। क्या होगी? एक गवर्नर जनरल होगा, फिर उसके नीचे मंत्री बनेंगे, उनको बोलते हैं केंद्रीय विधानसभा। विधान का मतलब होता है कानून। विधान का मतलब उस सभा में लोग जहां कानून बनाए, उस सभा क्या कर देंगे? विधानसभा। लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर। फिर एक तो सेंट्रल होगी, फिर प्रांत होंगे, पंजाब अलग है, बंगाल अलग है, मद्रास अलग है, बॉम्बे अलग है। इनमें होंगे गवर्नर। कौन होंगे? फिर गवर्नर की टीम। यूं मान लो आप केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, वैसे उस टाइम केंद्र में कौन होता? गवर्नर जनरल और उसके मंत्री। प्रांतों में गवर्नर और उनके मंत्री। कहा गया इनके अंदर है ना, अब वो जो गवर्नर जनरल और उसके मंत्री, इधर जो आपके गवर्नर और उसके मंत्री, इनमें जनता के लोग बहुत कम होते थे, इनमें ज्यादा अंग्रेजी भरे होते। कौन होते? भाई गवर्नर जनरल कौन होता? अंग्रेज। तो उसके मंत्री भी ज्यादातर कौन? अंग्रेज। उसके बाकी मेंबर भी उसके अंदर कौन? अंग्रेज। इधर जो गवर्नर होता वो भी कौन? अंग्रेज। उसके भी मेंबर है वो कौन है? अंग्रेज। इन्होंने मांग की इसमें भारत के लोग, जब भारत के मेंबर आएंगे, जन प्रतिनिधि कौन लिए जाए? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। जब जन के अंदर से लोग लोगे तभी तो पता चलेगा जन की मांग क्या है। भाई मैं कहूँ आपके क्लास में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक टीम बना दी जाए। मैं कह दूं मैं तो टीम का अध्यक्ष हूं और इसमें 3 मंत्री और होंगे, मैं भी आपकी क्लास का सदस्य नहीं, 3 मंत्री है वो भी आपकी क्लास के सदस्य नहीं। तो आप कहोगे सर फिर हमारी क्लास में क्या करोगे आप? हमारी क्लास की बातों के लिए हमारे 2 आदमी तो होने चाहिए, वरना ये कहे भाई एक मांग 3 और मंत्री ले जाएंगे, वो तुम्हारे अंदर से होंगे। अब तुम्हारी जो भी मांग है इन 3 को बता दो, ये मेरे को बता देंगे, लागू कर देंगे। दूसरे वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। इन्होंने भी मांग की कि केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभा में जन प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाओ। किसकी संख्या बढ़ाओ? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका मेंबरशिप क्या की जानी चाहिए? इंक्रीज की जानी चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए। देखो आपने यदि गवर्नर जनरल पढ़े होंगे तो एक गवर्नर जनरल आपने पढ़ा होगा लॉर्ड एमहर्स्ट, पढ़ा? और आपने पढ़ा होगा लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में बर्मा के साथ युद्ध हुआ, पढ़ा? एंग्लो बर्मा वॉर। एंग्लो बर्मा वॉर और उसके बाद में एक संधि पड़ी होगी, यानदबू की संधि, पढ़ा होगा। और आपने ये पढ़ा होगा उस समय बर्मा जब सेना जा रही थी तो बैरकपुर की छावनी में एक बटालियन विद्रोह कर गई कि हम समुद्र पार करेंगे नहीं, पर अंग्रेजों ने उस सेना को तो दंड दिया, बाकी को भेजा और बर्मा के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया, बर्मा पे कब्जा किया। फिर आपने पढ़ा होगा डलहौजी, नौसैनिक अधिकारियों पर दंड लगा दिया गया, इसलिए वो बर्मा पर क्या कर लेता है? कब्जा। पढ़ा होगा पंजाब पे कब्जा किया, बर्मा पे कब्जा किया, सिक्किम में कब्जा किया। तो बर्मा को अंग्रेजों ने भारत में मिला लिया था, बर्मा को अंग्रेजों ने। इसलिए कांग्रेस ने मांग की कि इस बर्मा को अलग करो रे, इस बर्मा का हमारे से क्या लेना देना है? इनकी आंखें मीची मीची, हमारी आंखें बड़ी बड़ी, इनसे तो आंखें 4 भी नहीं कर सकते हम, है ना। इसलिए इनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। अब अंग्रेजों का रास्ता तो अंग्रेज जनता से क्या लेते? टैक्स। अब वो टैक्स कम होता है ज्यादा, तो कांग्रेस ने मांग किया टैक्स कम करो। तो अरे सुनो, लिखना नहीं है पहले सुन। तो अंग्रेजों ने कहा भाई साहब टैक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि खर्चा होता है हमारे। क्या होता है भाई? सरकार टैक्स क्यों लगाती है? खर्चे को पूरा करने के लिए। तो अपने वालों को खर्चा कम करो, खर्चा ज्यादा करते ही क्यों? अंग्रेजों ने कहा कहां का खर्चा कम करेंगे? मिलिट्री का। कहां का? इतनी बड़ी सेना रख के क्या कर रहे हो रे? कहां हमला करना है तुमको? तो सैनिक खर्चे में कमी लाई जानी चाहिए। कौन से खर्चे में? मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है उनको क्या किया जाए? कम। अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर सबसे अच्छा कोई व्यापार वाणिज्य होता था वो था कपड़े। भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में बिकता, भारत का कपड़ा पूरी। अंग्रेजों के आने के बाद में अपने कपड़ा उद्योग की बत्ती लग गई, क्योंकि अंग्रेजों की हो गई थी औद्योगिक क्रांति। क्या हो गई? औद्योगिक क्रांति। तो वहां मशीनों में बन बन के बहुत अच्छा कपड़ा आ रहा था, और अपने आप औद्योगिक क्रांति भी, अपना कपड़ा मशीनों के अंदर नहीं बन रहा। फिर दूसरा, अंग्रेज जब वहां से कपड़ा मंगाते, इंग्लैंड से कपड़ा मंगाते, उस पर ड्यूटी फ्री कर देते। इंग्लैंड से भारत में कपड़ा आएगा उस पर कोई भी टैक्स लगेगा नहीं, और भारत से इंग्लैंड जाएगा तो टैक्स लगेगा। तो उन वाला तो सस्ता, अपने वाला क्या हो जाएगा? महंगा। लोग सस्ता खरीदेंगे महंगा। तो कांग्रेस ने मांग की कि इंग्लैंड से जो भी कपड़ा लाया जाता है उस पर आयात कर लगाया जाए। क्या लगाया जाए? इंपोर्ट ड्यूटी। जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर क्या लगाओ? इंपोर्ट ड्यूटी। ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन के प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? राज किसका है? अंग्रेजों का। उसकी जांच करो भाई साहब। जांच करने के लिए क्या करो? कमीशन बनाओ। कौन सा कमीशन? रॉयल कमीशन। भारत का शासन कैसे होता है? लंदन में बैठ के ना भाई साहब ये स्वीकार नहीं है, लंदन में जो तुम्हारी भारत परिषद है उसको क्या करो? समाप्त।
भारत में क्या होती है, एक होती है तुम्हारी केंद्रीय विधानसभा, एक क्या होती है प्रांतीय, उसमें जनता के लोग ज्यादा नहीं है, तो जनता के लोग उसमें क्या होना चाहिए ज्यादा। बर्मा को भारत से क्या करो अलग, तुम्हारे सैनिक खर्चे में क्या करो कमी, कपड़े पे क्या लगाओ आयात, कपड़े पे क्या लगाओ आयात, आईएएस के पेपर की आयु सीमा को बढ़ाओ, आईएएस का पेपर भारत के अंदर लो, आईएएस का पेपर भारत में, अगली मीटिंग कहां करेंगे कलकत्ता, और ये सारी बातें सारे प्रांतों में भेज दो ताकि इनको क्या किया जा सके लागू, सारे बातों को लागू किया जा सके। कितने प्रस्ताव है आप नोटिस कीजिए, इनमें एक भी बात किसानों या मजदूरों से संबंधित नहीं है, एक भी बात किसानों या मजदूरों से संबंधित, क्योंकि वे लोग जो 72 लोग बैठ के बात कर रहे थे उनमें से किसी के बाप दादा ने खेती की नहीं थी, वो शिक्षित भारतीय है। कौन है वो? एजुकेटेड इंडियंस का एक ग्रुप था जिनका किसानों मजदूरों से कोई लेना देना। तो भाइयों और बहनों, कांग्रेस पहले दिन से किसानों मजदूरों की बात करती, मोदी जी को ये लाइन अभी पता नहीं चली, वरना संसद में बोल जाएंगे कि मित्रों कांग्रेस पहले दिन से भी किसानों मजदूरों को भला करने वाली पार्टी। मित्रों ये खाली बात करते हैं, किसानों मजदूरों की बात तो इन्होंने पहली बार भी नहीं की थी, पहली बार इनके 9 प्रस्ताव थे। मित्रों मैं पढ़ रहा हूं 9 प्रस्ताव, आप देखिए इनमें एक भी किसानों मजदूरों की बात, आदमी घा गए खा जाएगा, यदि बात पता चले तो पक्की बोल देगा आदमी। चौधरी चरण सिंह पूरी जिंदगी कांग्रेस के नेता रहे, किसके नेता रहे? कांग्रेस। बाद में हालांकि कांग्रेस से अलग होकर वो चले गए जनता पार्टी में, किधर चले गए? जनता, खुद की पार्टी बना ली बाद में, राष्ट्रीय लोकदल क्या बना ली, पर विचारधारा फिर भी कांग्रेस की थी। वो प्रधानमंत्री भी बने तो कांग्रेस के सहयोग से, किसके सहयोग से? लेकिन कांग्रेस ने उनको कभी भी भारत रत्न नहीं दिया। मोदी जी ने इस बात को पकड़ा, अभी होने वाले हैं चुनाव, और जिनका आगे भाइयों और बहनों कांग्रेस ने किसानों के किसी नेता को भारत रत्न, भाइयों और बहनों हम चौधरी चरण सिंह जी को दे रहे हैं। किसानों का ध्यान रखने वाली पार्टी कौन सी है भाइयों और बहनों? हमारी है कांग्रेस पार्टी। नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री? 5 साल प्रधानमंत्री रहे, किसके? कांग्रेस, कांग्रेस का प्रधानमंत्री। पार्टी कौन सी? बीजेपी। भारत रत्न दे दिया क्योंकि कांग्रेस ने गलती की। कांग्रेस में प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, कांग्रेस में प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी, कांग्रेस में प्रधानमंत्री बने इंदिरा जी, कांग्रेस में प्रधानमंत्री बने राजीव जी, कांग्रेस में प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, कांग्रेस में प्रधानमंत्री बने सरदार जी, मनमोहन सिंह जी, यही तो बने कांग्रेस के प्रधानमंत्री। कांग्रेस न तो ज्यादा शास्त्री जी का जिक्र करती है, चलो शास्त्री जी का मान लेते हैं, शास्त्री जी 1 साल के लिए बने थे, जल्दी शास्त्री जी की क्या हो गई थी? डेथ। कांग्रेस नरसिम्हा राव को कभी जिक्र नहीं करती, जबकि आप नरसिम्हा राव के बारे में जानिए कि नरसिम्हा राव पहले नॉन गांधी फैमिली के बाहर के प्रधानमंत्री, वो शास्त्री जी के बाद में कोई पहले नॉन गांधी फैमिली के बाहर के कांग्रेसी जो 5 साल तक पूरा राज करके गए थे। उससे भी बड़ी बात, वो पहले साउथ इंडियन है जो भारत के प्रधानमंत्री बने, वरना भारत के प्रधानमंत्री सारे नॉर्थ इंडियन बन रहे थे। भाई नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, शास्त्री जी, वीपी सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ये तो सारे यूपी के हैं। मोरारजी देसाई एक महाराष्ट्र के हैं, बाकी सारे के सारे कौन है? यूपी के। साउथ इंडियन को पहली बार मिल रहा था और उसके बावजूद कभी कांग्रेस उनका ज्यादा नाम लेती नहीं। फिर और है कि नरसिम्हा राव की जब डेथ हुई तो उनके परिवार वालों ने कांग्रेस को खूब कहा कि दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करने की जगह दे दो। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस वालों ने जगह नहीं दी, वो लाश लेके बैठे रहे कई घंटे तक, कह रहे कोई दिल्ली में जगह जहां पे अंतिम संस्कार कर दे। उनका नहीं, हैदराबाद ले जाओ, तुम्हारे साउथ इंडिया लेके जाओ। मोदी जी इस बात को जानते थे, साउथ इंडिया में वोट लेने हैं, कांग्रेस के नेता को भारत रत्न दे गए। क्या लेने देना भाई, कांग्रेस के नेता को आप क्यों दे रहे हो? नहीं मित्रों, इनका नाम ये नहीं लेते, हम लेंगे, क्योंकि चुनाव है, क्योंकि क्या है? बापू गुजराती है। गुजराती बंदा इस मामले में इतना चालू, महा चालू होता है। तो यदि मोदी जी को यह बात समझ में आ गई ना, आप वाली भी, कि कांग्रेस के 9 प्रस्तावों में एक भी किसानों से संबंधित है, तो ये दिन पूरी संसद को पढ़ा देंगे कि पहला अधिवेशन की फोटो लाया हूं मित्रों, ये देखो 9 प्रस्ताव है, मैं सुना रहा हूं, इनमें से एक भी कांग्रेस से संबंधित है। वैसे तो बैनर्जी बंगाली ब्राह्मण होते हैं, बैनर्जी कौन होते हैं? बंगाली। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ईसाई बन गए थे। क्या बन गए थे? कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष है ईसाई है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछे तब भी कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष पूछे तो भी, नाम ध्यान रखना, कई बार आपके दिमाग यार बनर्जी ईसाई कैसे हो गए, तो याद रख लेना, बनर्जी होते तो ब्राह्मण है, लेकिन क्या स्वीकार कर लिया था? ईसाई। स्वाभाविक सी बात है, उस समय जब देश में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज किस धर्म के थे? पूरी दुनिया को या भारत को जो पढ़ने वाले लोग थे उनको लगता होगा यार कि अंग्रेज राज करने वाली जाति है,
ईसाई राज करने वाली एक धर्म है। लगता कि यार अपने भी क्या बन जाए ईसाई, उनमें अच्छी बातें नजर आती होगी। फिर अंग्रेजों की पढ़ाई लिखाई भी इसी प्रकार की थी कि तुम्हारे धर्म में कोई ज्यादा अच्छी बातें नहीं है, ज्यादा अच्छी बातें कौन से धर्म में है, ईसाई। तो लोग क्या बनते होंगे, ईसाई। और खूब पढ़े लिखे इंडियन थे जो उन दिनों ईसाई बने थे। आपने एक नाम पढ़ा हुआ डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरेजियो, पढ़ा आपने? ऐसा कोई नाम पढ़ा? कौन था हेनरी विवियन डेरेजियो? गवर्नर जनरल हेनरी विवियन डेरेजियो, नहीं पढ़ा? हेनरी विवियन डेरेजियो को नाम नहीं पढ़ा? अरे धर्म सुधार आंदोलन खोलो, धर्म सुधार आंदोलन खोलो, सारे रजिस्टर खोलो, पढ़ो उसमें क्या क्या लिखा। अभी पूछूंगा, मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। मेरे को थोड़ी बहुत हिस्ट्री आती है, वो भी तुम भुला दोगे ऐसे कर करके। और बताओ मुझे क्या क्या लिखवाया सर ने? लिखवाया नहीं? क्या लिखवाया? कौन पढ़ेगा? माइक दे रहे इनको, एक को, किसी को पढ़ने दे। कौन पढ़ के सुनाएगा? एक एक बंदा कौन खड़ा होकर पढ़ेगा? साफ आवाज में कौन पढ़ सकता है? हाथ तो खड़ा कर दो कोई, देश को दे। पढ़ क्या क्या लिख रखा है और सारे सुनना। आप ये नहीं बाद में कभी मुझे डेरे जी को ना, डेरे जी तो सर क्या पता ड्रामा आदमी होगा सर, हमें तो नहीं पता कोई। हाँ, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे। कलकत्ता में कौन सा कॉलेज है? हिंदू कॉलेज। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज। उसमें क्या थे? असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, यंग बंगाल आंदोलन चलाया था इन्होंने। कौन सा आंदोलन चलाया? युवा युवा लड़के, कॉलेज में जो युवा लड़के पढ़ते उनको लेके आंदोलन चलाया, इसलिए आंदोलन का नाम क्या था? यंग बंगाल मूवमेंट। हाँ। 1831 में 22 वर्ष की आयु में हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। और 22 साल की उम्र में तो मर गया। कितने साल की उम्र में? उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, आंदोलन चला गया। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता ऑप्शनल क्या लेना है। 22 साल के हो गए, अभी तक ये नहीं तय कर पाए एग्जाम दें कि नहीं दें, आरएस देंगे आईएएस दें, ये नहीं समझ में आ रहा है। डेरेजियो मर गया था 22 साल में तो। हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें सभ्यता के अग्रदूत और हमारे जाति का पिता कहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि हमारे उस टाइम के लोग थे, उनका बाप है वो। उस समय इस प्रकार की बातें करनी बहुत अग्रगामी है उस सभ्यता का। उस समय ये जो बातें की जा रही थी उनमें आगे चलने वाला कोई आदमी था, तो वो कौन था? डेरेजियो। कौन था? डेरेजियो। और यंग बंगाल आंदोलन एक धर्म विरोधी आंदोलन था। यंग बंगाल आंदोलन कैसा था? धर्म विरोधी। कैसी? ये मूर्तियां तोड़ दो, जनेऊ तोड़ दो, नारे लगाते। हिंदू कॉलेज के बाहर खड़े होते, इनके जो भी समर्थक थे वो नारे लगाया करते, मूर्तियां तोड़ दो, ये जनेऊ तोड़ दो। जनेऊ मानते? जनेऊ तोड़ दी जाए, सब धर्म की बातें, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। अफीम खाते, गाय का मांस खाएंगे, उस टाइप की बात करने वाले आदमी थे उस टाइम में ये लोग। नहीं, हम किसी धार्मिक बातों को मानते नहीं। लो आपका धर्म कहता है गाय नहीं खानी चाहिए, आज ही खाएंगे भाई साहब शाम। आपका धर्म कहता है मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, हम मूर्ति क्या करेंगे? तोड़ दे। आपका धर्म कहता है जनेऊ पहनने चाहिए, हम जनेऊ क्या करेंगे? तोड़ दे। अफीम खाते मजे करते बेटे सारे के सारे इनके साथ। और इनके संगठन है, पहला संगठनों का नाम बोल। सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, जनरल नॉलेज को ग्रहण करने वालों की सोसाइटी। मार्ट साहब है तो जनरल नॉलेज की बात ही करेंगे। प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर किसकी बात करेगा? जनरल नॉलेज। तो कौन सी बनाई? सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? जनरल नॉलेज। ऐसे लोगों की सोसाइटी जो क्या ग्रहण करते हैं? जनरल नॉलेज। अगला एकेडमिक एसोसिएशन। एकेडमिक एसोसिएशन, कॉलेज की जो पढ़ाई होती है इसको एकेडमिक बोलते हैं। एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों की क्या बना दी? एकेडमिक एसोसिएशन। और डिबेटिंग क्लब। मार साहब है, डिबेट करो, डिबेट करो, धर्म अच्छा है या धर्म अच्छा नहीं है, डिबेट करवाते। तो कौन सा बना दिया? डिबेटिंग क्लब। और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन कौन सी बनाई? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। ऐसे अंग्रेज जो इंडिया में बस गए, या ऐसे अंग्रेज जिन्होंने इंडिया में ब्याह कर लिए, वो है एंग्लो इंडियन। ऐसे अंग्रेज, ऐसे यूरोपियंस जिन्होंने इंडिया में शादियां कर ली, ऐसे यूरोपियंस जो इंडिया में बस गए, उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। हेनरी विवियन डेरेजियो का दादा पुर्तगाली था। दादा कौन था? इंडियन महिला से शादी कर ली थी, यहीं बस गया था। बाद यहाँ बस गया तो बाद में एंग्लो इंडियन हो गए। उन्होंने कहा मेरे जैसे और भी कोई ऐसे हाइब्रिड जो भी एंग्लो इंडियन है उनका अपने एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो नाम रख दिया एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। वे हिंदू जो एंग्लो इंडियन बन गए तो उनकी पार्टी कौन सी होगी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। और
बंगित सभा। बंगित सभा। बंगाल में किसका हित करेंगे? बंगाल का। का। कौन सी पार्टी? बंगित सभा। तो सोसाइटी कौन सी बनाई पहले बताओ देखे? सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगित सभा। और क्या लिखा? और इनके न्यूज़पेपर हैं। एक न्यूज़पेपर ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होता, तो न्यूज़पेपर का नाम भी क्या है? ईस्ट इंडिया। और इंडिया गजट। इंडिया गजट। क्या नाम है? इंडिया गजट। किसके अखबार है? किसके हेनरी अखबार है? विवियन हेनरी विवियन डेरेजियो। किसके अखबार है? हेनरी विवियन डेरेजियो। किसके है? हेनरी विवियन डेरेजियो। बैठ जाओ। उस समय लोगों को डेरेजियो, बैठो बैठो, उस समय डेरेजियो लोगों को बड़ा अपील करता था। 21-22 साल का लड़का, जिसका रंग भूरा, जिसकी आंखें नीली, लंबे बाल, बीच में मांग निकालता है, और उस समय इस प्रकार के इंग्लिश में कविताएं बोलता, उस समय इस प्रकार की बातें करता कि धर्म को तोड़ दो, मूर्तियों को तोड़ दो, जनेऊ को तोड़ दो, तो लोगों को लगता है यार अपने को यदि बनना है तो कैसा बनना है? हेनरी विवियन डेरेजियो। कैसा बनना है? और तो खूब सारे लड़के उस समय ऐसे हुए थे जिन्होंने कहा था हम डेरेजियंस है। हम क्या है? हम डेरेजियो की बातें मानने वाले, तो हम कौन है? डेरेजियंस। उनमें एक लड़का उस समय था राधानाथ सिकदर। क्या नाम था? राधानाथ सिकदर। नाम बोलो, क्या नाम था? यंग बंगाल आंदोलन चला तो यंग यंग लड़के जुड़े होंगे, उन यंग लड़कों में कौन था? राधानाथ सिकदर। क्या नाम था? मैथमेटिक्स का शानदार विद्यार्थी, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में पढ़े और मैथमेटिक्स जाने बहुत अच्छी सी। मैथमेटिक्स के वहां जो प्रोफेसर थे उनका नाम था जॉन टाइटलर। क्या नाम था? एक दिन जॉन टाइटलर के पास में एक बंदा आया, उस बंदे का नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। क्या नाम था? क्या नाम था? उसने कहा मैं पहाड़ों की ऊंचाइयां नापना चाहता हूं। पहाड़ों की, कौन सा पहाड़ ऊंचा, कौन सा पहाड़ नीचा, ये देखना चाहता हूं। तब ये मानते थे कि सबसे ऊंचा पहाड़ कंचनजंगा है। कौन सा है? जॉर्ज एवरेस्ट कह रहा था ना यार, कंचनजंगा से भी ऊंचे पहाड़ है। और उन्होंने उस मैथमेटिक्स के प्रोफेसर को कहा यार कोई लड़का जो इंटेलिजेंट हो और जो इस प्रकार का मैथमेटिक्स की थोड़ी रुचि रखता हो और जो पहाड़ों की ये दूरियां वूरियां नापने का मेरे साथ काम कर सके। उसने कहा अरे हमारी डिपार्टमेंट में राधानाथ सिकदर है। कौन है? आप राधानाथ सिकदर को लेके जाओ। राधानाथ सिकदर वो पहला आदमी था जिसने नाप के बताया था कि ज्यादा कंचनजंगा से भी ऊंची दूसरी चोटी है। जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में वो नापा, इसलिए चोटी का नाम क्या नाम? अब तो वो पूरी एक मैथमेटिक्स में पूरी एक वो विभाग है जियोडेसी। क्या बोलते हैं उसको? पहाड़ों की दूरियां नापने का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जियोडेसी। ये जियोडेसी उस समय भारत में कोई कर रहा था, कौन कर रहा था? राधानाथ सिकदर। कौन कर रहा था? राधानाथ सिकदर। किसका चला है? डेरेजियो। डेरेजियो के चले उस समय गाय का मांस खाते, डेरेजियो के चले उस समय मूर्तियों को तोड़ते, डेरेजियो के चले उस समय जनेऊ को तोड़ते, ईसाई बन गए थे। खूब सारे भारतीय थे जो उस समय क्या बन रहे थे, उनको लगता था ये कूल है। अब कईयों को लगता है, अभी 5-7 दिन पहले अपने जयपुर में चल रहा था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था, एक लड़का साड़ी पहन के आया हुआ था। क्या पहन के आया हुआ था? कपड़े जेंडर पे थोड़ी होते, जब महिलाएं पैंट पहन सकती है, शर्ट पहन सकती है, तो मैं भी क्या पहन सकता हूँ? तो साड़ी पहन के घूम रहा था, बाकायदा इंटरव्यू दे रहा था। उसको लगता है मैं ऐसा करता हूं तो मैं क्या लगता हूं? कूल। उस समय ये कूल लग रहे थे। तो राधानाथ सिकदर जैसे लोग थे, समय से आगे चलने वाले। भाई आप अच्छा या बुरा ये छोड़ दीजिए, पर समय के तो विपरीत जा रहे थे ना। जैसे लोग थे उनके तो वो खिलाफ जा रहे थे, उस प्रकार की बातें। तो और ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अपने तो बंगाल के गांव का लड़का था मधुसूदन दत्त। क्या नाम था? क्या नाम है? बाप ने पढ़ने के लिए भेजा हिंदू कॉलेज, कि हिंदू कॉलेज में पढ़ने के लिए जाओ, और वहां जाके डेरेजियो वालों के चक्कर में फंस गया और वहां जाके बातें करता मूर्तियां तोड़ दो, जनेऊ को तोड़ दो। तो बाप ने कहा इसको वापस बुलाओ रे गांव, और गांव बुला के कहा इसकी शादी कर दो। अपने घर वालों को सीधा सा है कि बिगड़ गया तो क्या कर दो, जैसे पीछे जो आएगी वो हाथों हाथ आते क्या कर देगी, सुधार। कितना विश्वास है लड़कियों पर भारतीय समाज को, कि भारतीय समाज को सुधार सकती है। तो कौन सुधार सकती है? लड़कियां। उसको पता चला कि गांव में बुला के मेरी क्या करेंगे, शादी। वो ईसाई बन गया। क्या बन गया? ईसाई बन गया। ईसाई बनने के बाद हिंदू लॉ लागू ही नहीं होते थे, तो उसने कहा शादी नहीं करूंगा, हिंदू लॉ मेरे पे लागू नहीं हो रहा, हिंदू धर्म के अनुसार शादी वादी करनी आपकी जरूरी है, इधर कोई जरूरी नहीं है। तो जब वो ईसाई बना तो उसको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया। जब तो ईसाई बन गया तो हिंदू कॉलेज में क्या कर रहा है? हिंदू कॉलेज में हिंदू आया हुआ है साहब। उसने सामने हिंदू कॉलेज के सामने कॉलेज और था बिशप कॉलेज। कौन सा था? उसने कहा अपना एडमिशन कहाँ लेंगे? बिशप कॉलेज। और बिशप कॉलेज में जाके वहां कोई लड़की थी रेम्बेका, उसके साथ लिव इन में रहा। उस टाइम वो ऐसी बातें करता था, लिव इन टाइप की बातें किया करता था।
और कविताएं लिखनी शुरू की, और नाम था मधुसूदन दत्त। क्या नाम था? नाम क्या लगा दिया? माइकल। क्या लगा दिया? अब नाम था माइकल मधुसूदन दत्त। क्या नाम था? माइकल मधुसूदन दत्त। कई दिन उसके साथ, लड़की के साथ लिव इन में रहा, फिर यहां से मद्रास भाग गया, वहां एक दूसरे के साथ लिव इन में रहा, हेनरिएट। उस टाइम, आज के 200 साल पहले, क्या नाम था बंदे का? माइकल मधुसूदन दत्त। क्या नाम था? उस हेनरिएट से उसके 2 बच्चे, एक लड़की भी, इसका नाम रखा शर्मिष्ठा। क्या नाम रखा? भारत में एक बहुत बड़े राजा हुए थे, राजा का नाम था ययाति। क्या नाम था? ययाति के 2 रानियां थी, एक रानी का नाम था देवयानी, एक का नाम था शर्मिष्ठा। क्या क्या नाम थे? उस रानी शर्मिष्ठा के नाम पर अपनी बेटी का नाम क्या रखा? शर्मिष्ठा। फिर यहां से फ्रांस चला गया उस लड़की को लेके, वो अपने परिवार को लेके फ्रांस में जाके, वहां फ्रांस रहा, फिर इंग्लैंड चला गया लो की, वहां एक लड़की और हुई, लड़का हुआ, उसका नाम रखा मिल्टन। क्या नाम रखा? अंग्रेजी का बहुत बड़ा कवि हुआ जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन के नाम पर उसका नाम क्या रखा? मिल्टन। बाद में वापस यहाँ पे आ गया, बाद में यहाँ पे आके बीमार हो गया, तो हॉस्पिटल में मरमुरा गया। पर जब तक रहा तब तक बंदा यूं चिल कर रहा था ना, मरने दो रे, क्या पड़ा है बाकी सब चीजों के अंदर। तो उस समय बहुत सारे लोग थे जिनको ये सब चीजें अपील कर रही थी, जिनको ये चीजें अच्छी लग रही थी। स्वाभाविक बात है, एक युवा जब ये देखता कि यार अंग्रेज जो है उनकी दुनिया अलग प्रकार की है, अंग्रेज जो है वो अलग प्रकार से रहते हैं, वो समाज में उच्च समझे जाते हैं, तो कोई क्यों ना बनना चाहेगा। उनके दिमाग में भी आता है कि यार हम भी इनके साथ रहें, हम भी इनके साथ बोले, हम भी इनके साथ बैठे। तो वो भी इस प्रकार की बातें कर रहे थे। ऐसे बनर्जी भी चपेट में आ गए। बनर्जी क्या बन गए? ईसाई। तो कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र। और ये लड़के तो थे, लड़के तो खूब सारे हो गए थे। लड़की थी अपने एक तरु दत्त। तरु दत्त उस समय फ्रांस पढ़ने के लिए चली गई थी, बड़ी बात थी ना उस समय फ्रांस पढ़ने के लिए जाना। लड़की थी एक हेमावती दास। हेमावती दास की 9 साल की उम्र में तो शादी हो गई थी। शादी भी, पति बहुत भयंकर शराबी था, बेचारी परेशान थी। साल भर बाद उसका पति मर गया। पति मर गया तो वापस आ गई। वापस आ गए तो विपिन चंद्र पाल है, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल के एक दोस्त थे, मैं उनका नाम भूल गया, उनके साथ वो शादी कर लेती है, हेमावती दास उनके साथ शादी कर लेती है। वो बंदा उस समय ये था कि नहीं भाई मेरी वाइफ है तो इसको पढ़ाना चाहिए। वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की टॉपर थी हेमावती दास। आप इमेजिन कीजिए, एक लड़की इसकी 9 साल की उम्र में शादी कर दी गई, 10 साल की उम्र में विधवा बन गई, उसके बाद विडो रीमैरिज कर लेती है, शादी करने के बाद दोबारा पढ़ती है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को टॉप कर जाती है। आज भी अपने समाज में यूं कहा जाए कि भाई शादी के बाद में लड़कियों की पढ़ाई क्या हो जाती है? बंद। वो उस समाज में पढ़ रही थी। तो समाज के, हर समाज के अलग अलग लक्षण होते हैं, हर समाज में अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। उस समाज में कुछ रूढ़िवादी चीजें थी, उस समाज में कुछ नई बातें भी आ रही थी। अंग्रेजों की वजह से कुछ खराब बातें थी, तो अंग्रेजों की वजह से कुछ अच्छी बातें। हम कल ही बात करें, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पारसी जानते हो? पारसियों के बारे में तो जानते हो, कौन होते हैं पारसी? जो पर्सिया से आए थे। क्यों आ गए पर्सिया से? कहां आए फिर पारसी? कहां आए भाई? आप कह रहे हो पर्सिया से आए, पर्सिया मतलब आज का कौन सा देश? ईरान। फिर वहां से भाग के कहां आए? गुजरात। कहां आए? इसलिए आज भी खूब सारे पारसी कहां पर रहते हैं? गुजरात। भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा कोई धर्म है तो कौन सा है? भारत में सबसे अधिक पैसे वाले लोग किसी धर्म में तो कौन सा है? भारत का एकमात्र धर्म जिनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। एक मूवी देखना कभी, सिरी फरहाद की तो निकल पड़ी। कौन सी मूवी है? सिरी फरहाद की तो निकल पड़ी। बोमन ईरानी, फराह खान की एक मूवी, वो पारसियों पे है कि पारसियों की जनसंख्या कम होती जा रही है। इतने पढ़ लिख गए, इतने ज्यादा आगे चले गए कि इनकी लड़कियां तो सारी कर गई इंटरकास्ट, तो इनके लड़के कुंवारे बैठे हैं। और यदि किसी ने ब्याह कर भी लिया तो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। इसलिए भारत सरकार पारसियों के लिए योजना चलाती है कि जियो पारसी। क्या योजना है उसमें? कहती है कि तुम टाबर पैदा करोगे तुम्हें इनाम देंगे। बाकी को तो भारत सरकार कहती है कि प्लीज कंट्रोल उदय। पारसियों कहती है कि तुम बच्चे पैदा करो। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? अब देख लो, जब आज इतने पढ़े लिखे हैं, तब भी पढ़े लिखे थे। तो हम पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना में दादा भाई नौरोजी है। हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले मेंबर को इंडियन बन रहे थे तो कौन बन रहे थे? कादिमिनी। कौन से विश्वविद्यालय से पास आउट हुई? पहली लड़की जिसने वहां से ग्रेजुएशन की थी वो कौन थी? कादिमिनी। 1883 में करती है। कब करती है? लिखना नहीं है, कब करती है? बड़ा नाम है वैसे। भारत की कोई पहली लड़की जो ग्रेजुएशन कर रही थी, कादमिनी गांगुली, इसका मतलब बंगाल की है। गांगुली, गांगुली सरनेम भी कहां का है? बंगाल। अधिवेशन भी कहां हो रहा है? बंगाल। कलकत्ता में हो रहा है। कलकत्ता की ये है
अब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, कलकत्ता की सबसे पढ़ी लिखी लड़की को तो बुलाओ। कलकत्ता की सबसे पढ़ी लिखी लड़की कौन? कलकत्ता क्या भारत की पहली महिला ग्रेजुएट हो? कब ग्रेजुएशन कर रही थी? 1883। तो भारत की पहली लड़की जो ग्रेजुएशन कर रही थी, कंप्लीट कर रही, कब कर रही है? 1883। चलो आप यूं तुक्का मारो एक। पहली ब्रिटिश लड़की को पहली ब्रिटिश लड़की ने कब ग्रेजुएशन कर ली होगी आपके हिसाब से? इंडियन कर रही थी 1883 में, तो ब्रिटिश लड़की कब कर रही होगी? कितने साल पहले कर ली होगी लगभग? थोड़ा यूं अंदाजा लगा के बताओ। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, से थोड़ा बताओ। 100 साल पहले? भाई ब्रिटेन ने अपने से बहुत आगे था, तो उन्होंने कम से कम 150 साल पहले कर ली थी। 4 साल पहले 1879 में पहली ब्रिटिश लड़की ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके ठीक 4 साल बाद हमारी कर रही थी कादम्बिनी गांगुली। कौन कर रही थी? कौन कर रही थी? जिसमें आपने 57 में तो विश्वविद्यालय बनाई थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय कब बना था? तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए? 1800। अंग्रेजों का कोई बात नहीं, इनको पढ़ाओ भाई। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। हमने कहा नहीं पढ़ेगा भारत, लड़ेगा भारत। तो हम तो कर रहे थे क्रांति, अंग्रेज हमको पढ़ा रहे। सोच के देखा कीजिए इस बात को कि जिस साल हम अंग्रेजों को काट रहे थे, मार रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, वो अपने यहाँ विश्वविद्यालय खोल रहे थे। कब खोले गए विश्वविद्यालय? कौन से गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड कैनिंग। कहां कहां पे खोले? मद्रास, कलकत्ता और। तो 57 में तो विश्वविद्यालय खुला ही है, और 83 में तो लड़की ग्रेजुएशन कर गई। ज्यादा बुरी बात तो नहीं। 57 से 83 कितने साल होगा? सर ये मत करो सर, चीटिंग है। प्लीज सर हिस्ट्री पढ़ाओ, मैथ्स मत पढ़ाओ सर। कितने साल? 26 साल। कितने साल? जब पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय खुला था ना, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए 10। फर्स्ट ईयर में एडमिशन कितने हुए? फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट थे 6। कितने सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो 6, एडमिशन कितने? 10 के 10 फेल, एक भी पास, क्योंकि तब 1 वीक सीरीज आती नहीं थी। अब क्या करें? अब सेकंड ईयर में एडमिशन किसको दे? सारे के सारे फर्स्ट ईयर में क्या हो गए? फिर बाद में उन 10 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास थे। कितने में पास थे? 5 सब्जेक्ट में पास थे। छठे सब्जेक्ट में उन दोनों के 7-7 नंबर कम पड़ रहे थे। कितने नंबर कम पड़ रहे? पास होने के लिए कितने नंबर? ये 7 नंबर की लगाई ग्रेस। 7 नंबर क्या लगाई? छठी क्लासों में आपकी लगी होगी। ये ग्रेस इंडिया में आके लगनी शुरू हुई, और कहीं लगती नहीं है। अंग्रेजों ने कहा ग्रेस दे रहे हैं तुम्हें। क्या दे रहे हैं? वरदान दे रहे हैं, तुम पास हो जाओ। तो 2 स्टूडेंट बाद में किस में गए? सेकंड ईयर। तो बाद में 2 स्टूडेंट सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। एक का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम था? एक का नाम था जदुनाथ बोस। क्या नाम था? तो पहले 2 कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी और जदुनाथ। वही बंकिम चंद्र चटर्जी जो आपके गा के गए वंदे मातरम। क्या गा के गए? तो वंदे मातरम गाने वाले का नाम क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट, लेकिन फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में क्या लगी? बाद में कलेक्टर बने थे। क्या बने थे? अंग्रेजों के राज में कलेक्टर रहे थे। अंग्रेजों ने खूब मेडल वेडल दिए थे उनको।